जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े महारथी, आरएसएस जैसी ऑर्गेनाइजेशन, अमित शाह जैसे, जिनको भारतीय जनता पार्टी वाले चाणक्य कहते हैं, मोदी जी और बड़े बड़े पुराने राजनीतिक धुरंधर, ये जो जेनजी का आंदोलन शुरू हुआ, इसे हैंडल करने में इतने ज्यादा असमर्थ क्यों हो रहे हैं। और पूरे देश के अंदर यह आंदोलन न केवल बढ़ता जा रहा है, बल्कि इतनी तीव्रता से बढ़ रहा है कि इसको रोक पाना ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब संभव नहीं। और इसका प्रभाव विधानसभा के उपचुनावों में भी देखने को मिला। बिहार के अंदर बांकीपुर भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट सीट थी। दतिया में हार गई। और गुजरात के अंदर जहां एक बाई पोल हुआ, जहां पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोट की मार्जिन से जीती थी, इस बार 30,000 वोट की मार्जिन से जीती। और पिछली बार जहां कांग्रेस को 10% वोट मिला था, इस बार 30% वोट मिला। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ अपनी रणनीति में ऐसी गलती कर रही है जिसको अगर उसने नहीं सुधारा तो चुनाव आयोग के सारे प्रयासों के बावजूद और एसआईआर कराने के बावजूद और ज्ञानेश कुमार गुप्ता के पूरे समर्थन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार जाएगी। असल में ये राजनीतिक दलों को, परिपक्व लोगों को, मैच्योर लोगों के आंदोलनों को, श्रमिक आंदोलनों को, किसान आंदोलनों को झेलने का मादा है। वो जानते हैं इन आंदोलनों को कैसे हैंडल किया जाता है। लेकिन शायद जैसा जयप्रकाश के आंदोलन में हुआ था 74-76 में, वो भी बच्चों का आंदोलन था, उसको भी हैंडल करने में इंदिरा जी को बड़ी परेशानी हुई थी। और इस बार भी ये जो छात्रों का आंदोलन है, ये जेनजी का आंदोलन है, इसको झेलने में और इसका सामना करने में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और ये आंदोलन फैलता जा रहा है। आपने देखा किस प्रकार से जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी अपनाती है, एक तरफ नेगोशिएट करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ दमन करती है। जैसे पहलवान बेटियों के साथ हुआ था, वो जंतर मंतर में बैठी थी, उन्हें घसीटा गया था, सड़कों पे घसीटा गया था। और उसके बाद अमित शाह साहब के घर में जो पहलवान बेटियां थी उनको बुलाया गया था और उसमें ये प्रचार कर दिया गया था कि वो समझौता हो गया है। उससे उनकी ऑब्वियसली जो एक जो सहानुभूति थी जनता के बीच में, वो खत्म हो गई थी। और इसी प्रकार से किसान आंदोलन में भी हुआ था। किसान नेताओं को अमित शाह साहब के घर में बुलाया गया और उसके बाद ऐसा मैसेज चला गया कि इन लोगों ने आंदोलन को बेच दिया। लेकिन बच्चों के साथ भी इन्होंने ऐसे ही किया। आपने देखा कि सौरभ दास को और आशुतोष रंका को जितेंद्र सिंह ने और जेपी नड्डा ने बुलाया और मैसेज देने का प्रयास किया कि हमने इनको झुका दिया है, कंप्रोमाइज करा लिया है। और ये वादा कर दिया कि सब सारे केसेस हिंदुस्तान भर में वापस हो जाएंगे बच्चों के ऊपर से, लेकिन लिए नहीं गए, बल्कि दमन चालू कर दिया गया। जैसा पता चला कि बच्चों के घरों पे दबाव डाला जा रहा है। और इंतहा तो तब हो गई जब यही चीज इन्होंने अभिजीत दीपिका के साथ करनी शुरू की, क्योंकि शायद इनको बच्चों से डील करना नहीं आता है, इनको चाइल्ड साइकोलॉजी का नहीं पता है, इनको नहीं पता है कि छात्र कैसे सोचते हैं और क्या करते हैं। और कारण उसका यह हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी के लोग ज्यादातर ऐसे हैं जो कुंवारे हैं और इन्होंने परिवार नहीं है इनका, और इनको बच्चों के अनुभव नहीं है। लेकिन अगर अनुभव वाले लोगों से बात करते हैं कि बच्चों को कैसे हैंडल किया जाता है, दो प्यार के शब्द, उन्हें बिठाना, उनसे सहानुभूति देना, उनकी बातों को मान लेना, उनके आक्रोश को रोक सकता था। लेकिन वो न करके अब इन्होंने अभिजीत दीपिका पे प्रहार करना शुरू किया। और आपने देखा किस प्रकार से अभिजीत दीपिका पे आरोप लगाया गया। एक व्यक्ति से महाराष्ट्र सरकार को यह आवेदन भेजा गया कि अभिजीत दीपिका के पिता एक जूनियर इंजीनियर हैं और उनकी आमदनी कुल मिला के 75,000 रुपए, 60,000 रुपए महीना है, तो उन्होंने अपने बच्चे को विदेश पढ़ने कैसे भेजा। शायद उस व्यक्ति को जिसने ये आवेदन किया और जिसके बाद जांच भी चालू हो गई, ये नहीं पता था कि भारत के जितने भी विदेश पढ़ने जाते हैं, ज्यादातर वहां पे जाके काम करके, रेस्टोरेंट में काम करके, पेट्रोल पंप पे काम करके अपनी जो
फीस है उसको भी भर लेते हैं और खाने पीने रहने का खर्चा भी वहां पे भर लेते हैं। जो भी विदेश गया है उसने देखा कि वहां पे आपको भारतीय बच्चों की भरमार दिखेगी जो कि पार्ट टाइम काम करते हैं, दिन में $40-50 कमा लेते हैं और उससे उनका पूरा खर्चा निकल जाता है। और इसके बाद अगर 60,000 रुपए कमाने वाला आदमी अपने बच्चे को विदेश नहीं भेज सकता तो 60,000 रुपए से ज्यादा कमाने वाले तो हमारे देश के अंदर 4-5% लोग हैं, क्योंकि आंकड़ों के अनुसार 90% लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 25। तो अगर ये आवेदक को ये पता होता, इसका मतलब ये है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपने बच्चे जिनके अंदर कॉम्पिटेंस है उसको बाहर नहीं भेज पाएंगे, उसको उच्च शिक्षा नहीं दे पाएंगे। और जो राहुल गांधी आरोप लगाते हैं उसको सिद्ध करने का प्रयास डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने कर दिया। अच्छा, अभिजीत दीपिके ने भी ये सोचा रहा होगा सरकार ने कि शायद झुक जाएंगे, माता पिता उनको झुका लेंगे, लेकिन उन्होंने 2 आक्रमण अभिजीत दीपिके ने सरकार के ऊपर कर दिए। इसका मतलब वो दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और उनपे बच्चों का इतना दबाव है, युवाओं का इतना दबाव है कि शायद अब वो भारतीय जनता पार्टी से चाहते हुए भी कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे। वैसे तो वो अपेक्षा नहीं है कि वो कंप्रोमाइज करेंगे, लेकिन दबाव बच्चों का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो भी बच्चों के साथ कोई धोखाधड़ी करेगा उसको जनता भूल जाएगी, बच्चे भूल जाएंगे और इतिहास के पन्नों में गायब हो जाएगा। जैसे सोनम वांगचुक जिसको बच्चों ने बहुत ज्यादा सिर पे चढ़ाया था और जिनका नाम हर जगह लिया जा रहा था, आज के तारीख में सोनम वांगचुक की बात कोई नहीं कर रहा। जो विजेता दहिया थे वो भी आप जानते हैं कि वो भी पहले मुख्य सलाहकार थे और बहुत सारे टेलीविजन इंटरव्यू देते थे, लेकिन आज उनका भी नाम लेवा कोई नहीं बचा है। जो अभिजीत दीपिके ने कहा कि चलिए मेरी तो जांच करा लीजिए, मेरे को कैसे स्कॉलरशिप मिला था जब बॉस्टन में पढ़ने गया था, कैसे मैंने एजुकेशनल लोन लिया था, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूंगा कि मोदी जी की डिग्री जो इंटायर पॉलिटिकल साइंस की है वो भी अब घोषित की जाए अगर मेरे बारे में इस तरह के आरोप लग रहे हैं। और क्योंकि मैं दलित हूं और क्योंकि मैं गरीब घर का आता हूं तो ये जनता को और देश की जनता को जानने का अधिकार है कि मोदी जी के इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री क्यों नहीं दिखाई जाती। इसके बाद उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर हमारे यहाँ ये फंडिंग पे आप जांच कराना चाहते हैं कि जंतर मंतर के अंदर जो कार्यक्रम आयोजन हुआ उसके अंदर जो खाने की व्यवस्था कराई गई वो विदेश में बैठे लोगों ने कराई, अलग अलग देश वालों ने कमाई। आप भी जानते हैं कि अगर कोई भी आंदोलन ऐसा होगा जहां पे हमें लगता है कि हमारे बच्चे बैठे हुए हैं, और मानी बात है कि पूरे विश्व के हर देश के अंदर भारतीय हैं, जापान में भी हैं, चीन में भी हैं, पाकिस्तान में भी होंगे, अमेरिका में भी हैं, यूरोप में भी हैं, अरब कंट्रीज में भी हैं। और जब उनको लगेगा कि उनके बच्चे अच्छे कॉज के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए जंतर मंतर में बैठे हैं, उनको खाने की परेशानी हो रही है, तो वो वहां बैठे बैठे भी स्विगी और जोमेटो के माध्यम से उनको खाना भिजवाएंगे। तो फॉरेन फंडिंग नहीं है, ये उन लोगों का सहयोग है जिनके बच्चे जंतर मंतर में बैठे हुए हैं। जैसे आपको पता है जब किसान आंदोलन हुआ था तभी भी भारतीय जनता पार्टी वालों ने इसी प्रकार के आरोप लगाए थे, लेकिन वास्तविकता यह है वहां पे बुजुर्ग लोग बैठे थे किसान आंदोलन में, बहुत लोग ऐसे थे जो 80-90 साल के थे, 50-60 साल के थे, तो जिनके बच्चे कनाडा में और अमेरिका में, यूरोप में पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या इंडस्ट्री लगाई हुई है, वो देखेंगे जब हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे बाबा वहां स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं तो खाने की व्यवस्था भी कराएंगे और बाकी चीजों की व्यवस्था कराएंगे। वो विदेशी फंडिंग नहीं होगी बल्कि एक भारतीय का अपने देश के अंदर चल रहे एक गांधीवादी अहिंसात्मक आंदोलन के लिए सहयोग हुआ। वो इस बार बच्चों के साथ हुआ, लेकिन अभिजीत दीपिके ने उसका जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा कि अगर हमारे आंदोलन की फंडिंग का जांच कराना चाहते हैं तो करा लीजिए, लेकिन इसके साथ साथ अब आपको यह भी बताना पड़ेगा कि आरएसएस जो एक अनरजिस्टर्ड एनजीओ है जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है और जिसके झंडेवाला के अंदर बहुत बड़ा 5 स्टार ऑफिस है और पूरे हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े ऑफिस हैं, जिनके अफसर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और चार्टर्ड फ्लाइट से चलते हैं, उनके भी फंडिंग का पूरा सोच जानना हमारा अधिकार है। और पीएम केयर फंड जिसके बारे में शुरू में जब ये पैसा इकट्ठा किया गया था, क्रिएट किया गया था, तो लोगों को आइडिया दिया गया था ये सरकारी फंड है, पीएम केयर फंड है और जिस राज्य के अंदर कोई समस्या होगी उसमें इससे पैसा दिया जाएगा। लेकिन बाद में पता चला ये प्राइवेट फंड नहीं, ये प्राइवेट फंड था, ये सरकारी फंड था। और जैसे आरएसएस का भी कोई ऑडिट नहीं होता वैसे ही पीएम केयर फंड का भी कोई ऑडिट नहीं होता। तो ये भी नहीं पता चलता कि इसकी सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है, कहां से पैसा आया है, कहां पैसा गया है, किसने लिया, किसने दिया। जैसे आपको पता है राम जन्मभूमि के अंदर जो चढ़ावा चोरी हुई है उसके अंदर भी इसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी दिख रही है। तो अभिजीत दीपिके पे जो आरोप लगाया गया था
कि जंतर मंतर के अंदर आंदोलन में फंडिंग हुई है, तो अजय दीपिका ने उनसे जानना चाहा कि भाई आप पीएम केयर फंड में जो फंडिंग हुई है और कहां से पैसा आता है और आरएसएस के पास जहां से पैसा आता है वो बताने का प्रयास करें। अच्छा, अब इसके बाद आंदोलन पूरे देश के अंदर फैलता जा रहा है। आपको पता है 3 तारीख को नागपुर के अंदर भी बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ। आपको ये भी पता है कि 3 तारीख को जंतर मंतर में एनएसयूआई के लोगों ने आंदोलन किया, जिसमें हजारों की संख्या में बच्चे इकट्ठे हुए और उस पे भी और इतने ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, इसका मतलब आंदोलन अब घर घर पहुंच गया है और जन जन तक पहुंच गया है। आपको ये भी पता है कि राजस्थान के अंदर जयपुर के अंदर करणी सेना बेसिकली एक ऐसे समूह है जो राजपूतों का है, क्षत्रियों का है। और आप जानते हैं राजस्थान के अंदर क्षत्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। माने वहां पे जो समुदाय सबसे ज्यादा हैं दलितों के अलावा, उसमें जाट बहुत ज्यादा हैं, उसमें राजपूत बहुत ज्यादा हैं, उसमें गुजर बहुत ज्यादा हैं, वहां मीणा बहुत ज्यादा हैं। और ये भी सबको पता है कि राजपूत जो है वो नॉर्मली वो भारतीय जनता पार्टी का साथ देते हैं और जाट जो है वो कांग्रेस का साथ देते हैं। लेकिन अगर एक ऐसा समुदाय जो एक मुश्त भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है, अगर वही टूट जाए, और आपको पता है जयपुर के अंदर 30-40 हजार करणी सेना के लोग थे, वहां मौजूद थे और उनके हाथ में संविधान की कॉपी थी और वहां पे लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार है, उन्होंने एकजुट होकर कसम खाई कि भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे। अब ये सोचिए, जो समुदाय 100% वोट देता है, अगर 100% वोट न दे तो राजस्थान की विधानसभा की स्थिति क्या होने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का हर्ष क्या होने वाला है। जैसा सिद्ध हो गया कि बांकीपुर के अंदर, जहां पे जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, उनके जाति के वोट बहुत ज्यादा हैं और भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन उनके समाज के लोगों ने भी उनको वोट नहीं दिया और इस प्रकार की वोटिंग हुई कि 18-19 हजार से भारतीय जनता पार्टी का वो सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पुश्तैनी खानदानी सीट है। और उसका भी कारण यह है, आपने देखा होगा जंतर मंतर के अंदर जो बच्चों का आंदोलन हुआ था, इसमें जाति और धर्म का कोई भेद नहीं था, इसमें अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं था। आपने वहां देखा होगा अमीर घर के बच्चे भी ये देखे बिना कि किसको पंखा झल रहे हैं, वो किस जाति और समुदाय का है, गरीब है कि अमीर है, पंखा झल रहे थे। और ऐसा दृश्य शायद ही किसी आंदोलन में देखा होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन। और वहां पे एक एकजुट, और लड़कियों ने ये तक बताया कि जब तक वो जंतर मंतर में थी वो इतना सेफ फील करती थी कि एक भी घटना ऐसी नहीं हुई जहां किसी भी लड़के ने लड़की को छेड़ने का प्रयास किया हो। हाँ जरूर 20 तारीख को जब ये लड़कियां थी बाहर, वहां पे पुलिस वालों ने और नकाब पहने हुए बहुत सारे गुंडों ने उनके साथ छेड़खानी की, उनके कपड़े फाड़े और कपड़े फाड़ने के बाद उनको ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं दिया। जो आंदोलनकारी थे उन्होंने ही उनको कपड़ा दिया जिससे उनकी आबरू बचाई जा सके। तो प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी को यह पता नहीं है कि बच्चों को कैसे डील किया जाता है, युवाओं को कैसे डील किया जाता है, और उसकी वजह से आज आंदोलन इस मुकाम पे पहुंच गया है, पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। और एक और बात आपने देखा, तमिलनाडु के अंदर थलापति विजय ने किस प्रकार की जीत हासिल की। आपने देखा प्रशांत किशोर, जिनका पिछले विधानसभा चुनाव में करीब करीब सारी सीटों में जमानत जब्त हो गई थी, एक भी सीट नहीं वो जीत पाए थे, आज उन्होंने बांकीपुर की भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी सीट, सबसे मजबूत सीट पे उनको हरा दिया। कारण क्या है कि आज का युवा, आज का ये जेंजी एस्पिरेशनल है, ये भविष्य के बारे में सोचता है, ये धर्म और जाति के बारे में नहीं सोचता, ये इधर उधर मंदिर और मस्जिद के बारे में नहीं सोचता, कब्रिस्तान और शमशान के बारे में नहीं सोचता। ये सोचता है कि मेरा भविष्य क्या होगा, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी, मेरी पढ़ाई कैसे होगी। और उसकी वजह से जो एस्पिरेशनल कास्ट है, इन्होंने तमिलनाडु में थलापति विजय को जिता दिया और बिहार के अंदर प्रशांत किशोर को जिता दिया। और इसको समझने में भारतीय जनता पार्टी असमर्थ है। उन्होंने जो कम्युनिकेशन का मॉडल बनाया था वो व्हाट्सएप मॉडल था, जो बुजुर्गों में और रिटायर्ड अंकल्स में तो और पार्क में बैठने वाले अंकल्स में तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन उनको नहीं पता कि देश की 35-40% पॉपुलेशन जिसकी उम्र 30 साल से कम है, ये इंस्टाग्राम में डील करती है और इंस्टाग्राम का जो कम्युनिकेशन मेथड है वो व्हाट्सएप से बिल्कुल अलग है। और इस चीज को समझते हुए राहुल गांधी ने भी एक बहुत बड़ा दांव खेला है और एक रणनीति बदली है उन्होंने। अब उन्होंने सारे मुद्दे जो है शिक्षा पे और रोजगार पे डाल दिए हैं। और कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है राहुल गांधी का, जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगार होकर मरने से अच्छा है नौकरी रोजगार के लिए लड़कर मरो, ताकि ऐसी स्थिति ना हो जाए कि बेरोजगार होते हुए तुम्हें हाथ फैलाने पड़े। और अगर कांग्रेस ने पेंशन न दी होती
तो आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे परिवार होते जिसमें बुजुर्ग जन जो पेंशन पा रहे हैं, अगर उनको पेंशन न मिलती तो अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाए खड़े होते। ये मैंने भावार्थ बताया है, शब्दार्थ नहीं बताया है। लेकिन बेसिकली पॉइंट ये है कि बच्चे आज के तारीख में धर्म और जाति के कुचक्र में नहीं फंसना चाहते। वो ये चाहते हैं कि उनके पेपर लीक ना हो, उनको शिक्षा अच्छी मिले, और इसी से प्रेरणा लेते हुए, जेन जी से प्रेरणा लेते हुए जेन अल्फा ने भी पूरे देश के अंदर स्कूलों के अंदर 12-13 साल के बच्चों ने, हाई स्कूल इंटर के बच्चों ने भी अपने अधिकार मांगने शुरू कर दिए हैं। तो मेरा निवेदन भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों से यह है कि ये वक्त की नजाकत को समझे, बच्चों की मानसिकता को समझे, इनको बहुत ज्यादा मिसहैंडल करने का प्रयास ना करें। दे हैव टू बी हैंडल्ड विद केयर, और उनकी साइकोलॉजी अगर न समझ में आए तो किसी चाइल्ड साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से राय लें, लेकिन बच्चों को अगर दबाने का प्रयास करेंगे तो बच्चे तो नहीं दबेंगे, इनकी सरकार गिर जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद, अपराम।